किया। तो मेरे स्कूल के दोस्त थे, वो आज भी मुझसे जुड़े हुए हैं और उनको आज भी बड़ा उनमें से भी किसी ने नहीं सोचा था कि मैं यहाँ पर ड्रग डिस्कवरी और इस तरीके से मैं एक सीनियर साइंटिस्ट होकर के ड्रग डिस्कवरी का करूंगा, ये उनको उनमें से भी किसी ने नहीं सोचा था। होप ये स्टोरी किसी को इनकरेज कर सकती है, मोटिवेट कर सकती है, या कोई ऐसे सिचुएशन में है जो दीपक की तरह है, उसको एक रियल लाइफ एग्जांपल मिल सकता है एंड ही कैन गेट अ मोटिवेशन फ्रॉम दिस वीडियो। करें कि ये स्टोरी कैसी लगी, कमेंट करके बताएं। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगती है तो अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक पेज पे, सोशल मीडिया पे शेयर करें। Welcome everybody. Today I invited my friend Dr. दीपक गुरबानी। दीपक, हम एक दूसरे को लखनऊ से जानते हैं, पीएचडी कोलैबोरेटर रहे हैं एंड वन ऑफ द क्लोज फ्रेंड है दीपक हमारा। प्लीज वेलकम डॉक्टर दीपक गुरबानी। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग हियर। थैंक्स संतोष, थैंक्स फॉर योर काइंड वर्ड्स। यस, हम लोगों ने साथ में बहुत काम भी किया है और हम लोग एक दूसरे को अपने पीएचडी पीरियड से जानते भी हैं। तो अपने बारे में मैं बता दूं, मेरा नाम दीपक गुरबानी है, मैंने पीएचडी बायोटेक्नोलॉजी में की है और मैं यहाँ पर फिलहाल एबवी फार्मास्यूटिकल्स है उसमें सीनियर साइंटिस्ट पद पर कार्यरत हूँ। मैं वहाँ काम करता हूँ स्ट्रक्चरल बायोलॉजी डिपार्टमेंट में। वहाँ पर मेरा जो वर्क है वो बेसिकली ड्रग डिस्कवरी का है और स्ट्रक्चर बेस्ड ड्रग डिजाइन जिसको कहा जाता है। एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या आपका? पीएचडी में क्या सिमिलर काम किया हुआ है ड्रग डिस्कवरी का पोस्टडॉक में, या? तो अगर मैं ये कहूँ कि मैं ये बनना चाहता था और ये मैंने पहले से डिसाइड किया था और मैंने इस तरीके से चीजें डॉट्स कनेक्ट की थी, तो ऐसा नहीं है। मैं अगर बैचलर्स बताऊं तो मैंने बैचलर्स किया है जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री ट्रेडिशनल कॉलेज से, कानपुर से। तो मेरा मास्टर्स जो है वो बॉटनी है, प्लांट साइंस। ये एक ऐसा बैकग्राउंड है जो जल्दी मैच नहीं करेगा सीधे सीधे मैं कहूँ कि ड्रग डिस्कवरी से, तो बहुत दूर है ये वहां पर। और डेफिनेटली प्लांट्स में भी एरोमेटिक प्लांट्स हैं, मेडिसिनल प्लांट्स हैं, वो है एस्पेक्ट। लेकिन जो ये काम मैं कर रहा हूँ ये कहीं ना कहीं वहां से कहीं पर भी उस समय न मेरे मन में ऐसा कुछ था। और मास्टर्स करने के बाद बस ये हुआ कि जो लाइफ साइंसेस के एग्जाम्स होते हैं, फेलोशिप के एग्जाम्स होते हैं, उसकी तरफ मेरा इंटरेस्ट जो है, एक बहुत ही अच्छी टीचर थी जिन्होंने मुझे अपने बेटे की तरीके गाइडेंस दी और उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। तो फिर मैंने जो ये एग्जाम CSIR का जूनियर रिसर्च फेलोशिप का एग्जाम है ये क्लियर किया और क्लियर करने के बाद मैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टॉक्सिकोलॉजी रिसर्च, जो उस समय जब मैंने 2007 में ज्वाइन किया था तो इंडस्ट्रियल टॉक्सिकोलॉजी रिसर्च सेंटर के नाम से जाना जाता था, बाद में उसका नाम परिवर्तन होकर के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टॉक्सिकोलॉजी रिसर्च किया गया। तो वहां पर मैंने जो है पीएचडी ज्वाइन की डीएनए डैमेज और रिपेयर में। तो वो भी कहीं पे भी ड्रग डिस्कवरी नहीं था। इंडस्ट्रियल टॉक्सिकोलॉजी रिसर्च सेंटर के सामने सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट था, CDRI जिसको बोलते हैं। तो वहां पे इसका काम बहुत होता था। तो वहां पर मेरा पहला इंप्रेशन हुआ ड्रग डिस्कवरी या सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो ड्रग वर्ल्ड के साथ जुड़ने का पहला जो स्टेप था वो वहां पर शुरू हुआ। सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम योर एजुकेशन। जब आप कानपुर से थे, आपकी फैमिली में कौन था और क्या फैमिली बैकग्राउंड था, और आपके मदर एंड फादर के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे, बताएंगे, तो दैट विल बी रियली ग्रेट। बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज आपने पूछी है, तो मैं बता दूं, हाँ मैं वाकई में मैं कानपुर का निवासी हूँ, जो कि अच्छे और बुरे दोनों चीजों की वजह से चर्चा में रहता है। तो हमारी सिटी बहुत ही अलग है, पर मैं ये भी बता दूं कि कानपुर के लोग या तो कुछ नहीं करते या तो बहुत कुछ करते हैं। तो मेरा फैमिली बैकग्राउंड अगर मैं अपने परिवार के बारे में बताऊं तो मैं एक सिंधी फैमिली को बिलोंग करता हूँ। और हमारे दादाजी जब पार्टीशन हुआ था तो वो लोग माइग्रेंट्स थे, पाकिस्तान से सिंध से माइग्रेट होकर के यहाँ आए थे और बेसिकली टोटली बिजनेस ओरिएंटेड फैमिली थी। एजुकेशन में कहीं उनका बस ये था कि अगर मैं सीधे कहूँ तो गुणा भाग आता है, जोड़ आता है, ठीक है, पैसे गिन सकते हो और व्यापार हो सकता है, क्योंकि वो तब की नीड थी उनकी। खुद का उनका चावल का काम है, हमारा सरसों के तेल का काम था। तो ऐसे करके जो है वो सब बिजनेस ओरिएंटेड, हमारे चाचा का रुई का बिजनेस था तो आटे का काम था। तो ऐसे करके सब लोग बिजनेस में ही इंक्लूडेड थे। जो सपोर्ट मुझे एजुकेशन की तरफ मिला वो शुरू से
मेरी माँ की वजह से था। उनका हमेशा से ये था कि नहीं, बच्चे को पढ़ना चाहिए। तो वहाँ पर सरकारी स्कूल ठीक सामने ही था, लेकिन मेरी माँ ने मुझे हमेशा से एक अच्छे स्कूल में डालने के लिए, क्रांतिकारी घर में, उस समय उस दौर में इस तरीके की क्रांतिकारी सोच रखना, ये मेरी माँ ने जो है उस कदम उठाया और मुझे प्राइवेट स्कूल में भेजा। तो जो पहली चीज सामने आई थी वो ये थी कि इसके पैसे कहाँ से आएंगे। हम्म, तो मेरी माँ सिलाई बहुत अच्छा जानती थी, हम्म, पर सिलाई से आता था पैसा, लेकिन उतना नहीं आता था कि एक उस समय के प्राइवेट स्कूल की फीस भरी जा सके। तो मैं 2.5 साल में ही मुझे प्राइवेट स्कूल में डाला गया। तो वहां से तो फिर मेरी माँ ने स्वेटर बनाने का काम किया। उन्होंने मशीन खरीदी और स्वेटर बनाए। तो अच्छा। आज भी वो मशीन हमारे घर पे रखी हुई है। तो मैंने उन्हें ये सब करते हुए देखा और उन्होंने मुझे वहां भेजा और मैंने वहां अपना प्राइवेट स्कूल में पढ़ाई की। तो वहां पर मैंने 5th ग्रेड तक उस स्कूल में कंप्लीट किया और फिर उसके बाद ये था कि अब किस स्कूल में आगे भेजा जाए। जो कानपुर में बहुत टॉप लेवल का स्कूल था, जिसका नाम वीरेंद्र स्वरूप एजुकेशन सेंटर है। तो हम्म, डॉक्टर वीरेंद्र स्वरूप एजुकेशन सेंटर, बहुत उनकी काफी ब्रांचेस भी हैं कानपुर में, और वो भी प्राइवेट स्कूल था और उसकी भी अच्छी फीस थी। तो मेरी माँ ने डिसाइड किया मुझे वहां भेजा जाएगा। हम्म, अब घर में फिर वही प्रॉब्लम, सब जॉइंट फैमिली में थे, तो हाँ, बहुत बहुत ये डिस्कशन में था कि भाई सब लोग अब एक एक जगह पे नहीं, सबको अलग अलग होना चाहिए। तो हमारे दादाजी ने सबको अपनी अपनी जगह पे जो है वो सरसों के तेल का काम इंडिपेंडेंटली शुरू किया। तो बहुत ही मेहनती थे वो, और उन्होंने इंडिपेंडेंट लेवल पे गोविंद नगर में, कानपुर में वो चीज शुरू की। और वहां पर फिर मेरी माँ ने एज यूजुअल सिलाई भी बहुत की और उन्होंने स्वेटर्स भी वहीं पे बनाए और बहुत सारा उन्होंने भी सपोर्ट किया। जो वीरेंद्र स्वरूप एजुकेशन सेंटर में जाकर के जो एजुकेशन थी, वो हम्म, एक टॉप लेवल के प्राइवेट प्रोफाइल के स्कूल की थी, जहां पर हर चीज लाइब्रेरी से लेकर के और सब कुछ बढ़िया। मेरा 10th जो है वो 1994 में है, हाई स्कूल। मेरे डैड जो हैं वो एक्सपायर हुए जनवरी में, जनवरी 1994 में। हाँ, और मेरा बोर्ड का एग्जाम था मार्च 1994 में। ओ माय गॉड। बीमारी में उनका इलाज कराने में हमारे पास सब कुछ खत्म हो चुका था। ओ माय कुछ भी नहीं गुडनेस। था सिवाय उस बिजनेस के, और उस सरसों के तेल के बिजनेस में मशीन ही बची थी। न सरसों बची थी, न तेल बचा था। सब खत्म हो चुका था। जैसे घर परिवार से आता है, तो हमारे जो मामा जी थे अब नहीं हम्म, है, और उन्होंने बोला कि तुम लोग सब बेच करके और हमारे साथ चलो। तो हमारे मामा जी जो हैं वो एमपी में, एमपी साइड में कटनी में वहाँ के हैं। तो हमारी मदर वहीं की हैं, तो उन्होंने उन्होंने मना कर दिया। अब वही क्रांतिकारी सोच या। कि नहीं, हम खुद पढ़ाएंगे, हम खुद करेंगे, वो आज भी इतनी क्रांतिकारी हैं कि उनके साथ मैं आज भी उनमें वो चीज देखता हूँ, जबकि आई नो। इतनी उम्र में भी वो आज भी सब चीजें खुद करने के लिए आगे हम्म, रहती हैं। तो उन्होंने मना कर दिया। अब हम्म, मना करने के बाद ये था कि जब आपके पास कोई परिवार से कोई सपोर्ट नहीं है, और इधर चाचा वगैरह भी सब अपने अपने कामों में इतना वो थे, तो हम्म, कोई ऐसा नहीं था कि कहीं से हम लोग ये उम्मीद कर सकें कि हाँ भाई। बट ये था कि चलो सब हैं तो कुछ अगर करेंगे भी, तो कहीं ना कहीं अपने आप को अकेला नहीं समझते थे कि लगेगा तो हेल्प मांग ली जाएगी। लेकिन मुझे पता था कि मेरी मदर जो है वो हेल्प मांगने वालों में से नहीं है, वो खुद करने वालों में से है। तो उन्होंने उसी सोच को लेकर के सरसों के तेल के बिजनेस को खड़ा करने के लिए, फिर से खड़ा करने के लिए मेहनत की। और मैं तो 14 साल का था उस समय। अच्छी बात ये थी कि मेरा बोर्ड एग्जाम था और मेरे स्कूल के जितने भी मेरे दोस्त थे वो सब मेरे से घर पे मिलने आए। तो मेरे स्कूल के सारे दोस्तों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया कि आप नोट्स वगैरह हम दे देंगे। तो उस समय मैं हाई स्कूल में जब रिजल्ट आया तो मेरे 78% आए। तो स्टिल। तो ये मेरे लिए बहुत अच्छा सपोर्ट था, और मेरी पूरी जर्नी में बहुत सारे लोगों ने मुझे सपोर्ट किया। जिन हम्म, और मैंने और इनके सपोर्ट के लिए मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा उन सब लोगों का, जो अलग अलग स्थितियों में, अलग अलग परिस्थितियों में आए और उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। तो मेरे स्कूल के दोस्त थे, वो आज भी मुझसे जुड़े हुए हैं, और उनको आज भी बड़ा उनमें से भी किसी ने नहीं सोचा था कि मैं यहाँ पर ड्रग डिस्कवरी और इस तरीके से मैं एक सीनियर साइंटिस्ट होकर के ड्रग डिस्कवरी का करूंगा। ये उनको उनमें से भी किसी ने नहीं सोचा था। पहली प्राइमरी फोकस ये था कि खाने के लिए होना चाहिए और पढ़ने के लिए भी होना चाहिए। तो ये दोनों ही चीजों में पैसे की जरूरत लगेगी।
तो जब बिजनेस शुरू किया तो मुझे आज भी याद है, इतना ज्यादा स्ट्रगल था कि सुबह आप बिजनेस ओपन करेंगे और रात तक वो बिजनेस चलता था। और इन सब के ऊपर जो सबसे बड़ी समस्या थी वो थी इलेक्ट्रिसिटी की। कानपुर में इलेक्ट्रिसिटी की एक बहुत बड़ी तो प्रॉब्लम थी। बिजनेस क्या था? लोग अपना सरसों लेके आते थे, आप उससे तेल निकाल के उनको देते थे उनको देते थे, वो भी करते थे, और हम या निकाल के बेचते भी थे। बेचते भी थे? तो बेचते भी थे। हम्म लेकिन सबसे बड़ी बात ये थी कि हमें सरसों आएगी कहाँ से, कौन हम्म। देगा। उतना पैसा कहाँ से आएगा कि बिग हाँ, अमाउंट में खरीदे? तो आप ये देखिए कि अब मैं वो बताता हूँ जहां पर हम लोगों को एक बहुत बड़ा चैलेंज दिख रहा था कि अगर हम सरसों खरीदेंगे तो पैसे देने के लिए तो है नहीं, और विश्वास करके सरसों देगा कौन। जिन किसानों से हमारे पिताजी ने संपर्क रखा था, एक दिन हम सुबह उतरे तो हमने देखा कि हमारी जो दुकान है उसके बाहर बहुत सारे सरसों के बोरे पड़े हुए थे। अब हम 9 बजे उतरे हैं और हमने ये सब देखा है, तो सोचिए, जो आप सोच रहे थे कि बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे पास कि हम करेंगे क्या, कहाँ से लाएंगे, और अचानक आपके सामने जो है वो 25-30 बोरे सरसों की पड़ी हुई। अब हम ये सोच रहे हैं कि ये लाया कौन, क्योंकि कोई और था ही नहीं भाई। कोई जिसने रखा होगा या तो वो खड़ा हो, वो भी नहीं। हमने थोड़ी सी जगह बनाई और हमने अपनी दुकान एज यूजुअल जैसे खोलती थी मम्मी, उन्होंने खोली। 10 साढ़े 10 के आसपास एक किसान जो है वो अपना घोड़ा गाड़ी लेकर के वो आ गया। तो हमें लगा कि फिर हम उसने बताया कि वो यहाँ रख के गया है और वो हमारे पिताजी के साथ मतलब सरसों देता था। और हमारे पिताजी, उसके पहले हमने उसे कभी नहीं देखा था। तो हम्म हमने उससे अपनी बात बताई कि हम्म हमारी स्थिति है, हमारे पिताजी नहीं रहे। बोले हाँ, हम यही सोच रहे थे कि वो इतने दिनों से आए क्यों नहीं। तो वो रख के इसलिए गए। तो हमने उन्हें बताया कि भाई हमारे पास, हम अब शुरू कर रहे हैं वापस व्यापार, तो हो सकता है हम आपको अभी के अभी पैसे नहीं दे पाएंगे। तो उसने कहा आप जितना करिएगा उतना हमें दे दीजिएगा, हम आपसे अभी कुछ नहीं मांग रहे हैं, आप इसको तेल निकालिए, बेचिए, और उसके बाद। तो वो समझिए कितना बड़ा सपोर्ट था हमारे लिए कि हम अपने बिजनेस को वापस खड़ा कर पाए। कि आपके फादर ने कितना अच्छा ट्रस्ट डेवलप किया था कि वो पर्सन वाज केयरिंग अबाउट दैट। वो बहुत ही हाई कैलिबर के थे, बस उनकी एक यही आदत जो थी जिसकी वजह से उन्हें ये बीमारी हुई और वो नहीं रहे। वरना उन्होंने, उनकी वजह से, उनके किए गए जो उनका इंटरेक्शन था, जो उनका फार्मर्स के साथ जो उनका टच था, और जितनी उन्होंने वहां पर अपनी एक क्रेडिट बनाई थी उनके बीच में, जब एक के साथ डील हुआ तो फिर सारे आके देने लगे। फिर सबको पता लगा क्योंकि उसने जाकर के वहां गांव में सबको बताया, तो फिर सब आने लगे। तो वो एक ऐसी प्रक्रिया चली कि वो चलते चलते हमें फिर अपना बिजनेस करना था, मेहनत करनी थी। बस यही था कि अगर हम मेहनत करेंगे तो शायद हम स्कूल में 11th और 12th की फीस भी दे पाएंगे, पढ़ाई भी कर पाएंगे। तो मेरी माँ ने बहुत मेहनत, और आप क्योंकि कितना टाइम स्पेंड करते थे तेल में? 11th और 12th में तो मैंने बिल्कुल टाइम नहीं स्पेंड किया, क्योंकि हम्म स्कूल भी जाना होता था। स्कूल पूरा दिन अटेंड करके फिर स्कूल का होमवर्क होता था, और शारीरिक रूप से मैं उतना सक्षम नहीं था। मैं हम्म बहुत ही दुबला पतला, मतलब सेहत भी नहीं थी वैसी कि मैं कुछ कर भी पाऊं। पर स्ट्रगल आंखों से रोज दिखता था कि कैसे मम्मी, क्योंकि वो ऑयल का जो एक्सपेलर होता है उसमें जितनी मेहनत लगती है वर्कर्स के साथ। आई नो, आई हैव सीन दैट। आप गांव से हैं, आपने सब देखा होगा। हाँ। कहते हैं ना, एग्जाम्पल था कि ये सामने देखना कि हम्म सुबह एक टाइम खाना बन जाता था, बस वही दोपहर में खाओ, वही रात में, क्योंकि टाइम नहीं, बिजनेस तो करना। और ऐसा भी नहीं है कि पीछे बहुत पैसा है तो भाई ठीक है, और ज्यादा लेबर्स बुला लिए, तो वो भी नहीं है। हम्म तो लेबर की सैलरी, बिजली का बिल, ये सब के चक्कर में 2 पैसे बचाने भी हैं, स्कूल की फीस भी देनी है। बीएससी करने के टाइम पे कॉलेज से जब लौट के आता था तो कॉलेज में होमवर्क नहीं मिलता ना कॉलेज में। तो वहां मैंने बिजनेस में घुसना शुरू किया, और थोड़ी थोड़ी देर में जा करके 1 घंटे 2 घंटे, फिर धीरे धीरे 3 घंटे। तो वहां पर मैंने सीखना शुरू किया कि या तो मेडिकल या तो इंजीनियरिंग। अब सीपीएमटी करके एग्जाम होता था, लेकिन हाँ सीपीएमटी की फीस देना और उसके लिए जो मटेरियल है, उसके हाँ उसके पैसे कहाँ से आएंगे, तो वो पैसे कहाँ से आए। तो मेरा एक दोस्त था, उसने शेयर भी किए मेरे साथ, हम्म लेकिन शेयर करना और फिर उसके ऊपर टाइम देके पढ़ाई करना वो फुल टाइम था। मेरे मेरे समझ में आ गया कि मैं न पैसे दे पाऊंगा, ना मैं इसमें आगे कर पाऊँ, और ना मैं मम्मी को ये कहना चाहता था, जिनको मैंने स्वेटर बनाते, सिलाई करते, इतनी मेहनत करते देखा है, इतनी महंगी पढ़ाई करना। तो वो शायद मैंने उस समय गिव अप कर दिया था कि मैं पीएमटी की तैयारी नहीं करूंगा। यहाँ पर एक जो सबसे बड़ा चेंज आया था वो ये था कि बीएससी में मुझे इतने अच्छे दोस्त मिले जिन्होंने मुझे ट्रांसफॉर्म कर दिया बिल्कुल। क्योंकि हम्म उस समय तक जो लाइफ के चैलेंजेस होते हैं उनको डील करना, हम्म वो उनके ग्रुप में जा करके मैंने सीखा
कि कैसे लाइफ के चैलेंजेस, जैसे उसमें से मैंने देखा कई लोग जिम करते थे, तो फिर मैंने अपना शारीरिक पहले तो ठीक किया, जिम करना शुरू किया, खान पान, कहीं ना कहीं अगर मैं लेबर के साथ लाही के बोरे किनारे रखूंगा, या जो तेल निकलने के बाद जो खली के बोरे होते हैं उनमें भी अगर मुझे किनारे करना, तो मुझे उतनी शारीरिक क्षमता होनी चाहिए। ये सारी चीजें जो लाइफ के प्रैक्टिकल चैलेंजेस हैं जिनको ओवरकम करना है अगर आपको सक्सेसफुल होना है, तो वो सारा मुझे कॉलेज के दोस्तों के साथ बहुत अच्छा एक्सपोजर मिला। ये बात का इंडिकेशन था कि अगर आप अपने आप को इम्प्रूव करना चाहें किसी भी एस्पेक्ट में, आप कर सकते हैं। आपकी विल पावर उतनी स्ट्रांग होनी चाहिए और आपके आसपास का एनवायरनमेंट पॉजिटिव होना चाहिए। यहाँ पर जो शुरू किया आपने बीएससी के पीरियड के दौरान, वो ये था, मैंने ट्यूशन पढ़ाई घर पे। तो फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड से लेकर के 10th ग्रेड तक के बच्चों को पढ़ाना शुरू किया घर पे। अब सब कुछ चल रहा है, बिजनेस में भी टाइम देना है, ट्यूशंस भी पढ़ानी है, कॉलेज भी जाना है। अल्टीमेट ये था कि कहीं ना कहीं एक इनकम भी जनरेट हो, कहीं ना कहीं एजुकेशन भी इम्प्रूव होती रहे। जब आप पढ़ाते हैं तो आप बहुत ज्यादा टच में रहते हैं। मेरा एक बहुत ही अच्छा दोस्त है, उसने एयर ट्रैफिक कंट्रोलर की जॉब के लिए अप्लाई किया था। उसने मुझे कहा कि तुम भी भरो, मैं ट्राई कर सकता हूँ, शायद बिजनेस में इतनी ज्यादा मेहनत है, इतनी ज्यादा चैलेंज है, तो क्यों ना मैं कुछ और करने की सोचूं। तो वो देने गया वहां पे, पर सिलेक्शन नहीं हुआ। जिन्होंने रिजल्ट डिक्लेयर किया था वो बड़ी पोस्ट के थे वहां पे, और उन्होंने आ करके बोला, और ये बहुत अच्छी सीख थी जो उन्होंने दी। उन्होंने कहा कि सिर्फ एक बंदे का सिलेक्शन हुआ और एप्लीकेंट्स में करीब करीब 200 एप्लीकेंट्स हुए हैं। तो उन्होंने कहा जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है वो डिस्करेज ना हो, क्योंकि उन्हें ये समझना चाहिए कि आप जिस सिलेक्शन को पास नहीं कर पाए उसमें बहुत बड़ी बड़ी बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के उन्होंने 2 नाम लिए। बोले वो भी यहाँ पर आकर के फेल हो चुके हैं, लेकिन आज वो अपने बहुत अच्छे मुकाम पर हैं। तो ये जरूरी नहीं है कि जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ वो डिस्करेज होकर के बैठें। आप अपने अपने हुनर को पहचानें और अपनी अपनी चीजों को आगे बढ़ाएं जिसमें आप आगे सफल हो सकते हैं, उन्हें पहचानें, अपनी स्ट्रेंथ पहचानें आप। तो ये एक चीज जो मैं वहां से लेके घर आया, तो मुझे लगा कि अब कम से कम ये देखना जरूरी है कि मुझे करना क्या है। तब तक भी कहीं भी कैरियर क्या बनाना है इसकी सोच नहीं थी। उस दौरान ये हुआ कि अब क्या करना है, बीएससी हो गई है, अब तो एमएससी करनी पड़ेगी। अभी भी ले दे करके घर में सारी चीजें जो है वो ये हो रही कि इसकी शादी करा दो। मैं एमएससी नहीं करूंगा, लेकिन मेरी माँ फिर से उन्होंने मुझे कहा कि नहीं, फॉर्म भरो एमएससी का, एंट्रेंस एग्जाम दो। मैंने आखिरी दिन अपना फॉर्म जाकर के जमा किया है। एंट्रेंस के लिए मुझे था कि मैं बायोकेमिस्ट्री और लाइफ साइंसेज और बायोटेक्नोलॉजी, ये उस समय एक ऐसी ब्रांचेस थी जो कानपुर में बहुत ही नए रूप से इंट्रोड्यूस की गई थी कानपुर यूनिवर्सिटी में, और इनकी फीस जो है वो सेल्फ फाइनेंसिंग के अंडर में थी। अब जहां सेल्फ फाइनेंसिंग हो गया, फिर से वही 15,000 साल की फीस। अब साल की 15,000 फीस 2001 में हमारे लिए अफोर्ड करना बहुत मुश्किल था। मैं ये सब तो नहीं कर पाऊंगा। तो फिर मैंने देखा एमएससी बॉटनी में सीट्स खाली हैं। सो दिस इज लाइक रियली सैड बट ट्रू। बहुत सारे लोगों से मैंने बात किया कि हम लोग अपना कैरियर कई बार डिसाइड करते हैं कि क्या हमारी फैसिलिटी है, क्या हमारा फाइनेंशियल बैकग्राउंड है, इसलिए नहीं कि क्या हमारा इंटरेस्ट है। कहीं ना कहीं अगर मैं अपनी माँ से बोलता मुझे 15,000 देने हैं वहां के लिए, तो वो उसके लिए भी, क्योंकि उनकी क्रांतिकारी सोच अभी तक बंद नहीं हुई है, वो आज भी जो है कहती हैं कि नहीं ये भी करना चाहिए। मैं उनका नाम बता देता हूँ, डॉक्टर बीना तिवारी नाम है उनका। तो बीना त्रिवेदी? नहीं, डॉक्टर बीना तिवारी। वो महाराष्ट्रियन हैं और यहाँ पर वो भी उनकी मैरिज हुई, वो यहाँ आई पीपीएन कॉलेज में और प्रोफेसर बनी। उन्होंने मुझे पढ़ाया, तो और मुझे वो अपने बेटे की तरह मानती है, तो मेरे लिए वो माँ सरस्वती हैं। लेकिन तुम्हें एक चीज ये करनी पड़ेगी कि तुम मेरे घर आओगे और पढ़ाई करोगे। तो मैंने उनके घर जाना शुरू किया, फिर उन्होंने पढ़ाना शुरू किया। अच्छा, वो बॉटनी की मैडम जरूर थी, लेकिन उनका पूरा का पूरा बैकग्राउंड बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, उनके पास सारी किताबें, उनके घर की अपनी पर्सनल लाइब्रेरी। मैं उनके घर गया, मैंने कहा अरे भाई यहाँ तो वाकई में, और उनके पास जो किताबें थी वो सब वो किताबें थी जो यहाँ चलती थी। और वो सिर्फ उन्होंने ये काम मेरे लिए ही नहीं किया, उन्होंने कई बच्चों के लिए किया। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये समझाने की कोशिश की, ये अच्छी किताब है, ये अच्छी पढ़ाई है, इसको सब लोग पढ़ें और इससे आगे बढ़ें, अपना करियर बनाएं। सुबह 7 बजे उनके घर पहुंचना होता था और 7 बजे से 9 बजे तक उनके घर पे हम लोग पढ़ाई करते थे, और हम लोगों को कॉफी पिलाई जाती थी ताकि कोई सोए ना, सबका दिमाग चलता रहे। अरे तो वाह!
और बहुत वो एक ऐसा एक्सपीरियंस है जो लाइफ में शायद बहुत, जो जिन लोगों को मिला है वो अपने आप को लकी समझे, तो मैं भी अपने आप को लकी समझता हूँ कि इस तरीके का सपोर्ट, मैंने कहा ना, मुझे मुझे जिस तरीके के सपोर्ट मिले हैं, मैं जहां पर हूँ ये सब उसी की वजह से है। तो मैं चलता गया और रास्ते बनते गए और यहाँ तक मैं पहुंच गया। सो बीएससी भी विदाउट एम डिसाइड किया एंड एमएससी भी विदाउट एम डिसाइड हुआ, जस्ट टू स्टडी। मॉम का भी वो है, फाइनेंशियल बैकग्राउंड है, प्लस बिजनेस भी है। मेरा कहने का मतलब ये है कि कोई ये नहीं कहने आया कि भाई इसमें करियर बनाओ या उसमें करियर बनाओ, खुद देखते जाओ, करते जाओ। हमारा उद्देश्य बस इतना है कि बस अब तुम्हारा टाइम आ गया, मम्मी को सपोर्ट चाहिए तो तुम शादी करो। जब मैं उनके घर पे पढ़ने जाता था तो उन्होंने एमएससी के फाइनल ईयर में CSIR नेट JRF का जो एग्जाम होता उसका फॉर्म भरवाया। टीचर तो जब उस टीचर ने, उन्होंने बोला, तो मैंने उनसे कि इसमें मैडम लगेंगे, पैसे लगेंगे, बोले हम दे देंगे, तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ, हम दे। तो उस समय मैंने अपनी मम्मी को जब बताया कि ये फॉर्म है, बोले हाँ पढ़ो पढ़ो, देखो पैसे, जाओ ड्राफ्ट बनवाओ, 600 रुपए का ड्राफ्ट लगा, एग्जाम तैयार देने के लिए, मतलब लाइफ साइंसेस का पूरा सिलेबस होगा और आपको उस 45 में से 15 सवाल करने, और मैं वो 15 में से भी केवल 3 सवाल कर पाया, कुल 3 सवाल। मुझे इस बात का एहसास हो गया कि मेरा लेवल कहाँ पर है और एग्जाम का लेवल कहाँ तक है। तो ये जो ब्रिजिंग थी ये जरूरी थी, और ये हर व्यक्ति के लिए जरूरी है। आप पहले ये देखिए कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आपकी तैयारी किस लेवल पर है और एग्जाम की डिमांड कहाँ, उसको क्वालिफाई करने के लिए आपको कहाँ तक जाना है। तो हमारा दोस्त था, तो डिस्कशन में कहीं ना कहीं उसको ये लगा कि शायद मैं पढ़ करके नहीं आया हूँ। उसने एक कॉमेंट पास किया, यार पढ़ करके आया करो और तब डिस्कस किया करो। तो वो चीज, कहता है ना कभी कभी, तो जिसको अगर किसी का हनुमान जगाना, तो हनुमान जगाने वाली बात थी। मैंने उनसे, मैडम से कहा कि मुझे ये किताब चाहिए, तुमको ये किताब अगर मैं दे देती हूँ तो कितने दिन में इसको खत्म करोगे। तो मैंने कहा मैं इसलिए आपको नहीं कह सकता क्योंकि मेरा टाइम जो है वो बिजनेस में भी जाता है और मैं और भी ट्यूशंस भी पढ़ाता हूँ। तो फिर उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, मम्मी से बात कराना मेरी। नीचे दुकान पे एक टेलीफोन, वो पुराने जमाने वाला जो चला करके हम लोग यूज करते थे, उन्होंने फोन किया, मेरी मम्मी से बात की और उन्होंने ये कहने की कोशिश की कि दीपक को टाइम दीजिए कि वो पढ़ाई करे, कि अगर वो बिजनेस भी करेगा, ट्यूशंस भी पढ़ाएगा तो उसको अपनी पढ़ाई के लिए टाइम नहीं मिलेगा। और मैंने नीचे से फोन उठा लिया था, तो मैंने ये सुन लिया था, मम्मी हैं और एक तरफ माँ सरस्वती हैं, अब आप किसको नाराज तो करना नहीं है, वो तो हो नहीं सकता। मैंने उनसे पूछा क्या कहा मैडम ने, तो उन्होंने कहा कुछ नहीं, वो तो ऐसे ही बस कह रही थी कि हाँ इसकी पढ़ाई लिखाई चल रही है, यहाँ पे आ रहा है ये। उन्होंने मुझे बताया ही नहीं। धीरे धीरे उन्होंने मुझसे कहा कि नहीं तुम चाहो तो तुम पढ़ाई कर लो और तुमको ये सब करने की जरूरत नहीं है, हम देख लेंगे। तो फिर मुझे लगा कि कहीं ना कहीं मुझे बताए बगैर कि क्या बातचीत हुई है, जबकि मैंने सुन ली थी वो बातचीत, उन्होंने मुझे बस प्रॉम्प्ट करना शुरू किया कि मैं पढ़ूं। एक रास्ता ये निकाला कि मैं किताब लेकर के ही दुकान पे बैठूंगा और जितने टाइम कस्टमर्स नहीं हैं मैं वो टाइम भी किताब को दूंगा, पढ़ूंगा, पढ़ करके उसमें से समझूंगा। जब ये सारी चीजें होती थी तो मैं उनके पास शाम को जाने लगा और शाम को जा करके उनसे डिस्कस, सुबह भी जाता था और फिर शाम को भी जाता था कि सुबह सुबह ग्रुप में बातचीत हो गई है और शाम को मैं अलग से जा करके उनसे बातचीत कर सकूं। और उन्होंने मुझे टाइम दिया, वो दिन भर अपना कॉलेज में बिताने के बाद घर आकर के फिर से मेरे साथ फिर से लगती थी, फिर से मुझे बताती थी। तो ये एक बहुत बड़ा चेंज होता था और मैंने 1 साल तैयारी की। 2001 में मेरा मास्टर्स कंप्लीट हुआ और 2002 में जब मैंने CSIR नेट का एग्जाम दिया तो मैंने लेक्चरशिप क्वालिफाई कर लिया। तो बड़े खुशी खुशी घर आया रिजल्ट लेकर के और माँ को बताया कि मेरा लेक्चरशिप हो गया है। तो उन्होंने पता है मुझसे क्या कहा, JRF हुआ। अगली बात पता था, उनको पता था JRF और लेक्चरशिप, उनको सिर्फ ये चीज थी क्योंकि उन्होंने मैडम से बात की थी, उन्होंने बता रखा था कि JRF होता है और लेक्चरशिप होती है। तो मुझे ये था कि मैं इस खुशी में आया घर कि लेक्चरशिप हुई है, चलो भाई। बोले अच्छी बात है लेकिन JRF अगले साल भरना, फिर से फॉर्म भरना नेक्स्ट टाइम और JRF के लिए तैयारी करो। एक जो चैप्टर मेरी लाइफ का इस बीच में मैं बताना भूल गया। ऐसे ही मैडम ने मुझसे कहा कि एक इंटरव्यू हो रहा है, ये लोग मेडिकल कोचिंग के लिए, आकाश इंस्टीट्यूट है दिल्ली में, तो बोले वो लोग इंटरव्यू के लिए कानपुर आए हैं और जाओ जाके इंटरव्यू दे दो। जो इंटरेस्टिंग बात थी कि जब मैं अंदर गया वहां पे तो 2 लोग बैठे थे, उन्होंने अपने आप को इंट्रोड्यूस किया, एक वहां के डायरेक्टर थे और एक वहां का HR। तो उन्होंने मुझसे कहा कि आप कौन से टॉपिक पढ़ाएंगे, आप कोई टॉपिक्स अगर पढ़ा सकते हैं तो बताइए। तो मैंने उन्हें 3-4 टॉपिक दिए, बोले इसमें से आप ये पढ़ा दीजिए।
तो वो टॉपिक था डीएनए का स्ट्रक्चर। पढ़ाते पढ़ाते मैं पूरी क्लास में घूम रहा हूँ। मैं समझ गया था कि ये जो चाह रहे हैं वो ये देखना चाह रहे हैं कि पढ़ा भी सकता है कि नहीं। के वापस आ गया और बाद में मैंने पूछा एनी क्वेश्चंस, खुश हो गए, हंसने लग गए। मैंने जॉब एक्सेप्ट किया, मैं दिल्ली गया और दिल्ली जा करके मैंने दिल्ली की लाइफस्टाइल और वहाँ का जितना था मैंने वहाँ पे 1.5 महीने काम किया। लेकिन 1.5 महीने मैंने काम किया, मुझे लगा कि शायद मैं अपनी लाइफ के लिए बिगर रोल देखता हूँ। तो फिर मैंने, और जब नेट का रिजल्ट आ गया और मेरा लेक्चरशिप हो गया था, तो मैं वहां से छोड़ करके घर आया और माँ को बताया कि लेक्चरशिप के लिए, और मैंने जॉब छोड़ दी है। तो फिर मैंने एक डिग्री कॉलेज था रमईपुर में, पंडित सदैव प्रसाद त्रिवेदी महाविद्यालय, वहां मैंने जा करके अपना पढ़ाया। उस डिग्री कॉलेज में हमने बॉटनी में डिपार्टमेंट को स्टैब्लिश किया और मैंने वहां की भी लैब इतनी अच्छी बनाई कि जब कानपुर यूनिवर्सिटी से इंस्पेक्शन हुआ तो उन्होंने उस लैब को सबसे हाईएस्ट रेटिंग की। प्रैक्टिकल लैब, बॉटनी के प्रैक्टिकल्स, क्योंकि वहां माइक्रोस्कोप ही नहीं थे। जब हम गए वहां पे तो वहां कुछ भी नहीं था। आप सिर्फ किसी को पत्ती दिखा करके थोड़ी ना बॉटनी पढ़ाएंगे, आपको सेक्शन करनी पड़ेगी, आपको दिखाना पड़ेगा माइक्रोस्कोप में कि प्लांट के ऑर्गन्स वगैरह जो भी सेक्शंस आप काटते हैं। तो फिर मैंने वहां से नौकरी छोड़ी। फिर घर में क्रिटिसिज्म मिला कि तुमको जहां भेजते हैं तुम वहां नौकरी छोड़ के आ जाते हो। और मैंने फिर उनको वही बताया कि शायद मैं कुछ और करना चाहता हूँ जो यहाँ पर मुझे अच्छा नहीं लग रहा है कि मैं यहाँ पर ग्रो कर पाऊँ। जब घर पे आया तो फिर ये था कि जेआरएफ, क्योंकि मेरी माँ एक बार अगर वो अपने दिमाग में बैठा लेती हैं तो बार बार तुम जेआरएफ का एग्जाम दो, जेआरएफ का एग्जाम दो। तो फिर 2003 में मैंने जब एग्जाम दिया सीएसआईआर का, जेआरएफ का, फिर मुझे लेक्चरशिप का ही लेटर मिला। अब मेरे पास 2 लेक्चरशिप के लेटर हो गए। तो फिर मेरे पास वही, मैं घर पे आया तो जेआरएफ तो नहीं हो रही है ना, जेआरएफ के लिए ट्राई करो। अब ठीक है, मैं फिर से, अब मुझे ये लगा कि मैं जेआरएफ के लिए तैयारी तो कर रहा हूँ पर शायद हो सकता है वो जो लेवल है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा रह गया है, क्योंकि लेक्चरशिप अगर कोई क्वालिफाई करता है तो इसका मतलब बहुत करीब आ गया है, उसे थोड़ी सी और मेहनत चाहिए कि वो जेआरएफ के लिए जाए। लेक्चरशिप का सर्टिफिकेट तो मेरे पास 5 ऐसे सर्टिफिकेट थे, 2002, 2003, 2004, 2005। इस दौरान अपनी कोचिंग खोली कानपुर में। कोचिंग में सीएसआईआर, नेट और गेट पढ़ाता था। तो 2 जगह मैंने वो कोचिंग्स खोली और सुबह एक बैच पढ़ाता था 7 बजे से 9 बजे तक, और शाम को एक बैच पढ़ाता था 7 बजे से 9 बजे। आपको एक लाइब्रेरी जनरेट करनी पड़ेगी, आपको कहीं ना कहीं बच्चों को पढ़ने के लिए किताबें देनी पड़ेंगी। अब जिन किताबों को मैंने मांग करके पढ़ा है, किताबों की कीमत मुझे पता है कि वो इतनी महंगी किताबें, तो क्योंकि मैं घर पे ट्यूशंस पढ़ाता था तो मैंने वो सारा पैसा जमा किया और मैं एक बैग लेकर के पहुंचा दिल्ली से किताबें लाने के लिए। क्यों? क्योंकि किसी ने बताया कि वहाँ पे सस्ती मिलती हैं सेकेंड हैंड। दरियागंज में बहुत सस्ती किताबें मिलती हैं, रोड पे ऐसे लगा के बेचते हैं वो लोग। और किसी ने बताया अगर आपको बहुत अच्छे लेवल की किताबें चाहिए तो आपको पैनिमा बुक स्टॉल भी जाना पड़ेगा। तो पैनिमा बुक स्टॉल में अपना बैग लेके गया था तो उसे ये लगा कि कुछ खरीदने तो आया है। तो पूरी बोले आप यहाँ आराम से बैठिए, आपको जो किताबें चूज करनी है आप चूज करिए। तो मैंने करीब करीब 3 घंटे वहां पे स्पेंड किए, हर किताब को ले करके, देख करके, पढ़ करके, कौन सी किताब। मैंने वहां से उसको क्लियरली बोला कि देखिए मेरे पास बहुत पैसे नहीं है पर मुझे किताबें बहुत सारी चाहिए। वो समझ गया मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। फिर उसने कहा कि हमारे पास लोअर एडिशन भी है जो हम सस्ते में दे सकते हैं, और हमारे पास कुछ बुक्स ऐसी हैं जिसमें जिनका पहला जो हार्ड कवर है वो शायद थोड़ा फट गया है, या किसी का एक जो है, जो पहले के पेजेस होते हैं कहीं प्रीफेस या जो, वो कहीं ना कहीं मुड़ गया है या फट गया है या उसकी कंडीशन फर्स्ट हैंड नहीं है। तो फिर मैंने वो उनसे किताबें कुछ खरीदी और निकल गया दरियागंज। अब दरियागंज में मैं गया तो मैंने देखा यहाँ तो किताबों, वाकई में रोड पे सब लोग जिसको जैसे समझ में आ रहा था वैसे किताबें बेच रहा था। मैंने 3-3 हजार की किताबें 500-500 रुपए में नेगोशिएट करके 10 चक्कर लगाए इधर से उधर, वो बोलता था इतने में खरीद लो, इतने में खरीद लो। मैंने 3-3 हजार, 4-4 हजार की किताबें 5-5, 600 में वहां खरीदी। और वो पूरा का पूरा बैग भर कर मैं शाम को वापस मैंने ट्रेन पकड़ी और घर आया। अब वो इतना भारी बैग था कि मैं जब घर आकर के मैंने हटाया तो यहाँ सब निशान पड़े हुए थे। वहां मैंने अपनी एक लाइब्रेरी बनाई। जब वो लाइब्रेरी बनी मैंने उन किताबों को पढ़ा, देखता हूँ मैं आसपास कहाँ जगह है और कौन मुझे कोचिंग खोलने के लिए जगह दे सकता है। कंप्यूटर सेंटर था तो नहीं चल रहा था और वो मेरे घर के ठीक बाहर निकलते ही चौराहे के पास में। तो फिर मैंने उनके साथ एक पार्टनरशिप की कि इतना % मैं आपको दूंगा और इतना % मैं रखूंगा। आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको सिर्फ मुझे एक रूम देना है। 1 बच्चे, 2 बच्चे, 3 बच्चे करते करते मेरे पास वहां पे 19 बच्चे, और उन 19 बच्चों में से 5 ने क्वालिफाई भी किया और उसमें से कई लोग आज
बहुत अच्छी जगहों पे एस्टैब्लिश्ड भी थे। और तब मैंने फिर सेकंड कोचिंग शुरू की। हम्म, जब सेकंड कोचिंग शुरू की तो वो मैंने दूर के एरिया में शुरू की, रावतपुर में। एक कोचिंग, शाम को दूसरी कोचिंग, बीच में बिजनेस भी चल रहा है, अच्छा टाइम सपोर्टिव हो जाता था मेरा। लेकिन एक चीज जो अभी भी थी वो ये थी कि जेआरएफ, तुम्हारा जेआरएफ कब होगा? हमारा जेआरएफ कब होगा। तो 2006 में मैं देने गया एग्जाम। उस दौरान मुझे सीएसआईआर की भी जेआरएफ मिली, हम्म, एनआईआई की भी जेआरएफ मिली और आईसीएमआर की भी जेआरएफ। अब एनआईआई जाना, दिल्ली जाके काम करना, मुझे लगा कि शायद काफी दूर है और बहुत स्ट्रगल हो जाएगी यहाँ मैनेज करने में। तो मैंने ये सोच करके आईटीआरसी में ज्वाइन की अपनी सीएसआईआर जेआरएफ लेकर के। इंटरेस्टिंग बात ये थी कि मैं तीनों सर्टिफिकेट लेके गया था, तो मेरे पीएचडी गाइड पूछते हैं, अरे इसमें से कौन सी ज्वाइन करोगे, तीनों थोड़ी ले पाओगे। तो ये मेरा पाथ था जहां से मुझे लगा कि नहीं, अब मैं यहाँ आकर के रिसर्च में अपना एक करियर बनाऊंगा। कानपुर में व्यापार की स्थिति दिन ब दिन खराब हो रही थी। आपको गाइडेंस आपके टीचर से मिला कि आपको नेट गेट क्वालिफाई करना चाहिए, ये प्रॉपर गाइडेंस कौन और कैसे आपने अपने आप को देखा कि रिसर्च करूंगा, फिर इसके बाद मैं बाकी इंडस्ट्री में या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर वाली जॉब में सब में जाऊंगा, ये सब गाइडेंस और सिर्फ कहाँ से आया? जब आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई करते हैं तो कहीं ना कहीं लोग ये देखते हैं कि पीएचडी होना जरूरी है। तो मैंने जिन पोजीशंस पे अप्लाई करना शुरू किया था ये सोच करके कि मेरे पास लेक्चरशिप का सर्टिफिकेट है और मैं पढ़ा सकता हूँ, एलिजिबल हूँ, तो मैंने पोजीशंस अप्लाई करने के लिए किया। तो मेरे पास इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से एक पोस्ट कार्ड में आया कि निर्धारित योग्यता से अधिक योग्यता के लोगों का चयन होने के कारण आपका चयन नहीं किया जाता है, या उनको वरीयता दी गई है। हाँ, उनको वरीयता दी गई है, ऐसा ही कुछ था। मुझे एग्जैक्टली नहीं याद है। तो मैं वो पोस्ट कार्ड लेके अपनी मैडम के पास पहुंचा। मैंने कहा, मैम ये बताइए कि इसमें मैं क्या समझूंगा, लेक्चरशिप के लिए एलिजिबल था, मैंने अप्लाई भी किया था, तो एटलीस्ट इंटरव्यू के लिए तो कॉल करते। तो अब ये निर्धारित योग्यता से अधिक योग्यता के लोगों के कारण तो मैं इसमें क्या समझू, इनके पास कौन सी अधिक योग्यता थी जो ये मतलब इनको कंसीडर कर रहे। बोले ये सब पीएचडी किए हुए लोगों ने जो जो नेट जेआरएफ भी है और जिन्होंने पीएचडी भी की है, तो वो उनको मेरिट में लेकर के उनको कंसीडर करना है, तुम्हें नहीं कंसीडर कर रहे हैं। अब यहाँ से एक चीज क्लियर हो गई कि पीएचडी करना है, तो फिर पीएचडी करने के लिए जेआरएफ चाहिए, फिर जेआरएफ क्लियर करके मैं। और ये सबको बहुत कॉमन क्वेश्चन होता है कि जब हम नेट जेआरएफ क्वालिफाई कर लेते हैं तो क्विक समरी आप दे सकते हो कि कैसे हमें गाइड चूज करना चाहिए, कैसे हमें टॉपिक चूज करना चाहिए और कहाँ ज्वाइन करना चाहिए, आपने कैसे डिसाइड किया और क्या समरी में आप दूसरे को बता सकते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर एक के सामने आता है, मेरे सामने भी आया था, मैं भी गया था, मैंने सीडीआरआई में अप्लाई किया, साइकोलॉजी में मैंने अप्लाई किया था और वहां पर मुझे नहीं लिया गया। क्यों? क्योंकि मैं एमएससी बॉटनी से था। फिर मैंने जब आईटीआरसी में ट्राई किया तो जिन गाइड के साथ मैंने काम किया उन्होंने मुझसे सिर्फ ये पूछा, ठीक है मैंने देखा तुम्हारे क्रेडेंशियल्स बहुत अच्छे हैं, तुम्हारे पास जेआरएफ भी, तो मुझे क्यों ज्वाइन करना चाहते हो? तो मैंने कहा, आपका काम जो है वो डीएनए डैमेज पर है, मेरा इंटरेस्ट है कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए में समझूं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी क्या है। चल रहा था दिमाग में कि करना है तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को लेकर के करना है। अब वहां तक इतनी मैच्योर सोच थी नहीं कि करियर पूरा हम फ्रेम करके ले जाएं। जब आप पीएचडी शुरू करते हैं तब आप एक्चुअली, जैसे कहते हैं ना, कुएं में उतरोगे तब गहराई आपको पता लगेगी। तो वो जब हम वहां उतरे तब हमें समझ में आया कि हाँ, वहां से सही मायने में जो पढ़ाई और जो जो आपको किस तरीके से आपको करियर फ्रेम करना चाहिए, ये सारा का सारा पीएचडी में ही समझ में आना शुरू हुआ जब हमने उनके साथ काम करना शुरू किया। जब आपके पास टेक्नोलॉजी की आपके पास जानकारी होती है तब आपका दिमाग खुलता है कि आप उस टेक्नोलॉजी को कहाँ तक समझ रहे हैं, कहाँ तक इस्तेमाल कर रहे हैं और कैसे उसमें अपना करियर आगे ले जाते हैं। ये मैं छोटी सी समरी में कहना चाहूंगा कि जब तक आप किसी फील्ड में उतरेंगे नहीं तब तक आप उसकी गहराई नहीं समझेंगे। यदि मैं पहले से ये चीज सोच लेता कि मुझे ऐसा करना है तो मुझे नहीं पता मैं इस रास्ते तक पहुंच पाता या नहीं। सो ओवरऑल पीएचडी की जर्नी कैसी रही? ये एक ऐसा सवाल है जहां पर लोगों को आप देखेंगे कि कईयों के बहुत अच्छे एक्सपीरियंसेस होते हैं, कईयों के बहुत बुरे एक्सपीरियंसेस होते हैं और कई लोग हिम्मत हार जाते हैं, कई लोग कहते हैं। तो मैं आपको एक छोटा सा किस्सा बताता हूँ। मैं आईआईटी कानपुर गया था और आईआईटी कानपुर गया था तो मैंने एक बहुत बड़ी लैब में मैं गया वहां मिलने के लिए। तो एक पीएचडी स्कॉलर था जो पीएचडी कर रहा था और वो शायद 5 साल से वहां पीएचडी कर रहा था। तो मुझे लगा कि ये सीनियर है और 5 साल से पीएचडी कर रहा है, तो ये जो सजेशन देगा या ये जो बताएगा
वो बहुत वैल्यूएबल होगा। ये इसलिए भी जरूरी है बताना कि लोगों को क्या सजेशन लेना चाहिए और क्या सजेशन नहीं लेना चाहिए। अच्छा, मैंने कहा ये आप यहाँ पे इतना बढ़िया पीएचडी का काम कर रहे हैं, मैं देख रहा हूँ, मैं भी पीएचडी करना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि इसी तरीके के किसी प्रीमियर इंस्टीट्यूट से मैं करूँ। तो उसने कहा पीएचडी क्यों करना चाहते हैं? तो मैंने कहा कि एक अच्छा करियर बनाने के लिए। तो उसका स्टेटमेंट ये था कि अरे किसी अमीर बाप की लड़की से शादी कर लो, करियर बन जाएगा। तो ये ऐसा शॉक लगा मुझे कि कोई व्यक्ति जो पीएचडी इतने सीनियर लेवल पे है, 5 साल हो गए हैं, और वो ऐसा क्यों बोल रहा है। तो उसने कहा मैं तो यहाँ 5 साल से काम कर रहा हूँ, क्या करियर बनाऊंगा। तो मुझे लगा ये बहुत नेगेटिव फीलिंग है। तो मुझे ये समझ में आ गया कि शायद ये या तो इसको काम पसंद नहीं है, या तो ये अपने काम में फंस गया है, या तो फिर कहीं ना कहीं इनके इनके जो प्रोफेसर्स हैं वो इनको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। कुछ तो प्रॉब्लम है यहाँ पर, वरना कोई ऐसे नहीं कहेगा 5 साल काम करने के बाद आप एकदम से इस तरीके का स्टेटमेंट दे दें। बात वहां आती है कि आपने जब गाइड से बात की तो गाइड के एक्सपेक्टेशंस क्या थे, आपके एक्सपेक्टेशंस क्या थे, ये मैच होने बहुत जरूरी है। ओके। तो मैं समझ गया अगर 5 साल में ये पीएचडी नहीं कर पाया है तो कुछ प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से ये फ्रस्ट्रेटेड स्टेटमेंट सामने आ रहा है बंदे का, जो आप अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा परेशान है। तो जरूरी नहीं है कि यही परेशानी सब जगह जनरलाइज कर दी जाए कि जितने लोग सारे पीएचडी कर रहे हैं वो सारे के सारे जो हैं परेशान ही होंगे या ऐसा होगा। तो मुझे लगा मैं अपने पीएचडी गाइड से पहले ही बात कर लूंगा कि मैं क्या चाहता हूं अपने लिए, मुझे क्या करना है। तो मैं जब अपनी पीएचडी सुपरवाइजर से मिला था तो उन्होंने मुझसे पूछा कि तुम मुझे क्यों ज्वाइन करना चाहते हो। तो मैंने उन्हें एक रीजन तो यही दे दिया कि मैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में इंटरेस्टेड हूँ और मुझे लगता है आप डीएनए डैमेज का काम करते हैं तो मुझे वो काम करना है। बोले तो पीएचडी में मतलब ऐसा तो नहीं कि तुम बीच में छोड़ करके चले जाओगे। मैंने कहा नहीं नहीं, मेरा मेरा टारगेट है कि मेरे पास 5 साल हैं फेलोशिप के, और मैं 4 साल में अपना काम खत्म करके 5वें साल में अपना सब वाइंड अप करके अपना जॉब देख लूंगा। काफी लोग थे जिनके साथ मैंने काम किया और 4 साल में अपना काम वाकई में वाइंड अप किया और 5वें साल में मैंने सारा अपना पीएचडी का जो भी था थीसिस वगैरह बनाना जमा करना वो सब चला उसमें। तो मैं लोगों से सिर्फ इतना ही कहूंगा कि आप अपने लिए जो भी चाहते हैं क्लियरली अपने गाइड से बात करें। ये मत सोचें कि आप अगर उन्हें ये कहेंगे तो शायद उन्हें लगेगा कि आप यहाँ काम नहीं करना चाहते हैं या आप जल्दी जाना चाहते हैं। पीएचडी सुपरवाइजर का और पीएचडी स्टूडेंट का जो रिलेशन होता है वो हमेशा म्यूचुअल इस बात पे होना चाहिए कि आपकी एक्सपेक्टेशंस और हमारी एक्सपेक्टेशंस क्या हैं, कैसे हम उन पे काम करेंगे। और इसमें ये नहीं होना चाहिए कि आप जो है अपनी ईमानदारी कम कर दें या वो अपने जो प्रोमिसेस हैं वो कम कर दें। नहीं, आपको म्यूचुअली काम करना पड़ेगा। और अगर आपको लगता है कि आपका आपके पीएचडी सुपरवाइजर के साथ नहीं चल रहा है, उसे खींचिए मत। आप मत सोचिए, आप दूसरा पीएचडी सुपरवाइजर देखिए। लेकिन अगर आप खींचना शुरू कर देंगे तो ना उनके उसमें फायदे में है ना आपके फायदे में। पीएचडी की तो बहुत सारे लोग स्टोरी सुने होंगे, बट पीएचडी में बहुत सारी अनटोल्ड स्टोरी होती है कि कॉन्फ्लिक्ट होता है, मल्टीपल कॉन्फ्लिक्ट, अदर पीआई के साथ, कोलैबोरेटर के साथ में, जो आपका कलीग है, दूसरे लैब के साथ में, ऑथरशिप में। सो आप क्या यहाँ पे एडवाइस देना चाहोगे कि हाउ टू हैंडल द कॉन्फ्लिक्ट, हाउ टू सॉर्ट आउट द प्रॉब्लम, हाउ टू बी फोकस ऑन योर रिसर्च रदर देन ऑल द जनरल पॉलिटिक्स? बिल्कुल, ये और बहुत अच्छा सवाल है। और कहीं पर भी हमें ऐसा लगता है दूर से कि हर जगह शायद यूटोपियन वर्ल्ड की तरह है, सब कुछ अच्छा होगा, सब कुछ बढ़िया फिट होगा, सब सब अपनी अपनी जगह पे अच्छे से चल रहा होगा। ऐसा नहीं होता है। लाइफ शुरुआत ही रोने से होती है। मेरी पीएचडी में भी बहुत सारे चैलेंजेस थे, ऐसा नहीं है कि चैलेंज फ्री पीएचडी थी। लेकिन आपको ये देखना पड़ेगा, पहली चीज आपने अपने काम में कितना फोकस किया है, आपने कितनी शिद्दत के साथ आपने मेहनत की है, उसके रिकॉर्ड्स रखे हैं आपने। अपना जो है 100% दे करके अपने गाइड के साथ बातचीत करके। जब भी चीजें कॉन्फ्लिक्ट्स में आती हैं, एनवायरनमेंट रहता है, नो डाउट। आपको ये समझना पड़ेगा विद इन द ग्रुप आप compete नहीं कर रहे हैं, आप साइंस में compete कर रहे हैं जो कि पूरे वर्ल्ड में है। टारगेट पे काम कर रहे हैं तो उसमें बहुत सारे ग्रुप काम कर रहे होंगे, उस टीम एनवायरनमेंट के प्लेयर हैं। आपकी पीएचडी का काम आपका इंडिविजुअल होता है, आपको एक टॉपिक डिसाइड किया जाता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप अपने बाकी के कलीग को लेके काम नहीं कर सकते हैं। मेरे पीएचडी के पेपर्स में मेरे कलीग्स के नाम हैं, उनके पेपर्स में मेरा नाम है। तो कहीं ना कहीं मेरे पास अगर एक है और तुम्हारे पास एक है
लेकिन अगर हम दोनों ने मिल के काम किया और एक दूसरे को रिकॉग्नाइज किया, तो अब तुम्हारे पास भी 2 पेपर्स हैं, मेरे पास भी 2 पेपर्स। तो कहीं ना कहीं ये वाली जो भावना है आपको अपने कलीग्स में डेवलप करनी पड़ेगी। आपको उन्हें एहसास कराना पड़ेगा, आप उनके साथ काम करने के लिए तैयार हैं, आप उनकी मदद करने के लिए तैयार हैं, और आप अपने पेपर्स में उनको एक्नॉलेज करने के लिए तैयार हैं, उनके पेपर्स में वो आपको एक्नॉलेज करने के लिए तैयार रहें। और इस तरीके से आप दोनों मिलकर के टाइम को शॉर्ट करेंगे, बोथ गेट बेनिफिटेड। और दूसरा, हर व्यक्ति हर काम नहीं कर सकता। यस, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता। यदि मैं ये सोचता कि मैं एनएमआर में मेटाबोलाइट्स को एनालाइज कर लूंगा, तो मैं कभी नहीं कर पाता। मुझे उसके तुम्हारे साथ काम करना पड़ा। और ऐसे ही मैंने सीडीआरआई में, अगर मुझे प्रोटीन प्योरीफाई करनी है तो मैं अकेले नहीं कर सकता, तो उसके लिए मैंने कोलैबोरेट किया। तो सबके साथ अगर आप मिलकर के काम करने की भावना को लेके चलेंगे, तो आपको फायदा होगा। आपको अपनी एक टीम बनानी पड़ेगी। मैं ये नहीं कहता हर कोई आपके साथ आएगा, लेकिन आपको उन पे फोकस करना है जो आपके साथ आने के लिए तैयार है। So my next question is, I know you have a really great fighting spirit, okay? And आपको मैं पीएचडी से जानता हूँ। हम लोगों ने बाद में शुरू किया था। हम संजय के साथ काम करते थे since then. So आपकी पीएचडी में शादी हो गई थी। फरवरी 2007 में मैंने पीएचडी ज्वाइन की थी और फरवरी 2008 में ही मेरी शादी भी हुई। तो ये बहुत हमारे यंग इंडियन क्राउड के लिए बहुत कॉमन क्वेश्चन होता है कि हम शादी कर लेंगे तो फंस जाएंगे, हम शादी कर लेंगे तो ये नहीं होगा। बट आई हैव सीन यू अच्छे से लैब मैनेज किया है, बहुत सारे कोलैबोरेटिव पेपर छापा है, अच्छे पेपर छापा है, अच्छे से पीएचडी किया, पोस्टडॉक भी पाया। सो नथिंग इज लेस, you have like achieved more than many of us. So संतोष, आपने मेरे ऊपर ये कह करके डाला कि मैं फाइटिंग स्पिरिट का हूं और मैंने बहुत कुछ अचीव किया है। मेरी मदर के थ्रू मेरे अंदर फाइटिंग स्पिरिट आई कि नेवर गिव अप। बिल्कुल सही बात है। लैब में ये बात थी कि अरे कुछ लोगों ने बताया कि अरे तुम शादी कर रहे हो, तो मैंने कहा तो इसमें मतलब इस 2 चीजों का कोई रिलेशन है क्या, कि आप शादी कर रहे हैं और आप रिसर्च कर रहे हैं। तो फिर ये था कि कहीं ना कहीं परसेप्शन ये हो रहा था कि अरे शादी करने के बाद जो है आप काम नहीं करोगे। हर एक चीज का एक समय होता है। जब आपने ये ऑलरेडी एक चीज मन में रख ली है कि आपको पीएचडी करनी है, आप डिटरमिन्ड हो, तो आपकी अगर शादी हो भी जाएगी तो वो डिटर्मिनेशन चला जाएगा क्या? परेशानियां कहाँ पे आती हैं? जैसे जब मैं शादी के लिए गया, तो जब मेरी जो वाइफ है अभी, जब मैं उनसे मिला, उनका कितना बड़ा योगदान है वो मैं अभी तक मैं कई लोगों के नाम बता चुका हूँ। अब यहाँ पर मेरी वाइफ का जो इंट्रोडक्शन है वो आता है कि कैसे उसने मेरी लाइफ को हेल्प किया। जब मैं मिलने गया तो मैंने उससे पूछा कि तुमने क्या सोच करके मेरा बायोडेटा चूज किया, व्हाट आर योर एक्सपेक्टेशन? बोले नहीं, आई जस्ट वांटेड पर्सन फ्रॉम नॉट फ्रॉम अ बिजनेस बैकग्राउंड, आई जस्ट वांटेड समबडी फ्रॉम अ एजुकेशनल बैकग्राउंड एंड योर एजुकेशनल क्रेडेंशियल सीम्स इंप्रेसिव। आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड मुझे बहुत अच्छा लगा। बोले आपने क्या सोच के मुझे चूज किया? तो मैंने कहा भाई, मुझे जो आपका बैकग्राउंड है योगा में, नेचुरोपैथी में बैचलर्स है, मुझे जो क्वालिटीज चाहिए वो ये है कि जो सपोर्टिव आपके साथ आपको सपोर्ट कर सके, आपके साथ खड़े हो सके। क्योंकि मैंने अभी तक हमेशा ये देखा है कि मेरी माँ जो है वो मुझे हमेशा इनकरेज करती रहती है। मुझे भी ऐसा ही लाइफ पार्टनर चाहिए जो मेरे साथ हमेशा खड़ा रहे। बाकी मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपका लाइफ पार्टनर अगर वही आपके साथ नहीं खड़ा है तो आपके चैलेंजेस किस लेवल तक जा सकते हैं इसकी किसी को कोई उम्मीद नहीं। बहुत सारे चैलेंजेस आपके सामने आएंगे अगर आपका लाइफ पार्टनर आपके साथ नहीं है। तो फिर उसने मुझसे पूछा कि आप पीएचडी कर रहे हैं, आप क्या चाहते हैं, मतलब व्हाट आर योर एक्सपेक्टेशंस हमारे से? मैंने बड़े मजाक में कहा, अब कोई इतनी सीरियस बात तो जब आप लड़की देखने जा रहे हैं तो आप उनसे बैठ करके सीरियस तो बात होगी नहीं। तो मैंने मजाक में कहा कि 5 साल मेरे साथ बिता लो, बाकी के 50 मैं तुम्हारे साथ बिता लूंगा। शादी के बाद सब लोग घूमने जाते हैं, हम घूमने नहीं गए। क्यों? क्योंकि पीएचडी का काम था। मैं सुबह 9 बजे लैब पहुंचता था और रात में 10 बजे आता था। तो कभी भी मेरी वाइफ ने कंप्लेंट नहीं की। उसे हमेशा इस बात से खुशी होती थी कि मैं जो भी काम कर रहा हूँ। सो बानी को इस 4 साल में कभी ऐसा नहीं लगा था कि अरे यार हम लोग ये मैरिड कपल है, ये हमेशा रात तक 10 बजे तक रहता है? I know she was like really supportive and also making really tasty food. ये एग्जैक्टली। और वो कई बार हम लोगों ने मिलके खाना खाया भी साथ में। आप ये सोचिए कि जब आप लाइफ पार्टनर के साथ बॉन्डिंग रखते हैं, उसको सारी चीज बताते हैं कि आपका कॉमन गोल क्या है,
तो कहीं ना कहीं आपके कॉमन गोल में उसका भी कंट्रीब्यूशन उतना ही हो जाता है। और इसीलिए मैंने कहा यदि आप शादी करते हैं तो ये सोच समझ करके करिए कि आप अपने लाइफ पार्टनर को क्लियरली बता रहे हैं कि आपके गोल्स क्या हैं। तो आपका लाइफ पार्टनर भी आपको उतना ही सपोर्ट कर रहा है। अब आपको घर का बना हुआ खाना मिल रहा है, तो कोई मुझे ये बताए कि घर का खाना खाने के बाद आपके अंदर डबल स्ट्रेंथ रहेगी। और हम ठहरे सिंधी, सिंधियों में तो खाने का अलग ही क्रेज होता है। तो जब मुझे अच्छा खाना मिलता था तो मेरे पास स्ट्रेंथ भी ज्यादा थी। तो मैं एक समय पे CDRI जाकर के भी काम करता था, और अगर किसी और दिन मुझे बाइक लेकर के CBMR 25 किलोमीटर ड्राइव करके भी जाना पड़ता था तो मैं वहां भी जाके काम करता था। और यही चीज लेकर के मैंने कहा यदि आप अपने पार्टनर को क्लैरिटी नहीं देते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, अब अगर पार्टनर की एक्सपेक्टेशंस हैं और आप उन एक्सपेक्टेशंस पे नहीं उतर पा रहे तो फिर आपको प्रॉब्लम्स आएंगी। ये नेचुरल है लाइफ में। जब बेटी हुई तभी भी ये हुआ कि भाई अब और काम नहीं हो पाएगा शायद, क्योंकि अब तो घर में बेबी है। लेकिन वही जब आप कॉमन गोल पे हैं तो फिर उस समय आपको डिसाइडेड है कि आपको आपकी PhD खत्म करनी है। और अगर बेबी भी है, अब हम ऐसा नहीं कर सकते कि हम बेबी करें जब हम एज आगे हो जाए। तो कहीं ना कहीं हर चीज का एक टाइम है, आपको उस टाइम फ्रेम में करना है। कैरियर ट्रांजिशन की स्टोरी डेफिनेटली मैं सेपरेट वीडियो में शेयर करना चाहूंगा, बिकॉज दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट नीडेड फॉर द PhD। कि कोई पर्सन अगर एकेडमिक में क्या प्रॉब्लम फेस कर रहा है, या इफ यू वांट टू चेंज हिज कैरियर फ्रॉम एकेडमिक रिसर्च या पोस्टडॉक रिसर्च या फैकल्टी है, तो कैसे इंडस्ट्री में जाना चाहता है, इस वीडियो को हम लोग दोबारा किसी और वीडियो में शेयर करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हमारे यहाँ पे है, आप अपने लाइफ में जो भी अचीव किए हो या जहां तक भी पहुंच पाए हो, इस इनक्रेडिबल स्टोरी है जो हाई स्कूल से आप फेस कर रहे हो, बोलना चाहोगे? जस्ट टू से फ्यू वर्ड्स। अगर मैं ये कहूं कि जितने भी लोग मेरे साथ जुड़े हैं कहीं ना कहीं सबने ही योगदान दिया है। जिन्होंने मुझे नहीं सपोर्ट किया उनका भी योगदान है, क्योंकि अगर उन्होंने मुझे उस समय नहीं सपोर्ट किया तो मैं कम से कम उन्हें ढूंढ पाया जो मुझे सपोर्ट करेंगे। और अगर मैं नहीं ढूंढ पाया तो मैं खुद कर पाया कि भाई चलो गिरते पड़ते कभी तो खड़े हो ही पाएंगे ना। तो उसमें सभी लोगों का योगदान होता है। यहाँ तक कि मेरी माँ PhD के दौरान मेरे PhD सुपरवाइजर से मिली, तो उन्होंने मेरे PhD सुपरवाइजर से पूछा काम तो ठीक कर रहा है ना। अच्छा। अब ये भी मतलब सोचिए कि मोटिवेशन हर जगह से है आपका। मतलब मैं इसको कहूँ परफॉर्मेंस रिव्यू तो गलत नहीं होगा। तो मेरी माँ परफॉर्मेंस रिव्यू जो है वो कर रही थी। अच्छा, हमेशा जब भी मेरी उनकी PhD के दौरान बातचीत होती थी वो हमेशा यही पूछती थी तुम्हारे क्रिस्टल्स बने। उनको कुछ नहीं पता प्रोटीन क्रिस्टलोग्राफी के बारे में, पर क्योंकि उन्होंने हमेशा ये देखा कि ये बातचीत करते कभी भी समय वाणी को बताता था अपनी वाइफ को कि बड़ा चैलेंजिंग है ये सब करना, तो हमेशा ये पूछती थी तुम्हारे क्रिस्टल्स बने। मैंने कहा मम्मी आपको पता है क्या उससे मतलब नहीं बने कि नहीं, बस ये ट्राई टू फाइंड आउट अ पॉजिटिव इंटेंट। आपके आपके साथ के दोस्त अगर आपको जो नेगेटिव क्रिटिसिज्म है वो आपको दिख जाएगा, वो तो क्लियर है, लेकिन हर जगह नेगेटिव क्रिटिसिज्म मत ढूंढिए। ये देखिए कि वाकई में उसने अगर ये सवाल पूछा तो उसमें पॉजिटिव इंटेंट है क्या, कोई क्या हम देख सकते हैं वाकई क्यों पूछा। अगर मेरी माँ ने मुझसे हमेशा कहा JRF तो नहीं हो रहा है, उसमें बहुत बड़ा नहीं वर्ड, तो मैं अगर उसको लेकर के बैठ जाऊं तो मुझे लगेगा कि यार मेरे घर के ही लोग मुझे क्रिटिसाइज कर रहे हैं। लेकिन पॉजिटिव इंटेंट ये कि वो बोल रहे हैं कि JRF क्लियर करो तब रास्ता खुलेगा आगे के लिए। और अल्टीमेटली हुआ वो, JRF में करियर बना, आगे गए तो आपको मिलेगा। और मेरे फादर इन लॉ जो कि बहुत ही मतलब इतने इतने अच्छे इंसान हैं वो, उन्होंने हमेशा वो मुझे जब देखने आए, कहीं ना कहीं अपनी लड़की आप दे रहे हो और 10,000 सैलरी है। हमारे बाकी जितने भी सिंधियों में एक बहुत बड़ा वो है कि हर आदमी देखता है कि भाई पैसे वाले घर में लड़की देनी चाहिए। यहाँ पर क्या था, यहाँ पर एक वैल्यू थी कि भाई अगर कोई पढ़ाई कर रहा है बहुत ही सपोर्टिव वे में हमेशा मुझे सपोर्ट। वीडियो शुरू करने पे बोला था कि तुम तो सब जानते ही होगे, बट देयर इज सो मच थिंग आज मुझे लर्न किया। और अगर समराइज करूं तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो भी हमारे व्यूअर देख रहे हैं आप लर्न कर सकते हो। सबके सामने टफ सिचुएशन आ सकती है, जैसे दीपक के टाइम पे क्लास 10th टफ सिचुएशन आ गई है जस्ट बिफोर द बोर्ड, बट स्टिल ही मैनेज टू गेट 78%. इट्स लाइक इनक्रेडिबल। एंड इफ यू डोंट लाइक एनीथिंग डोंट डू इट। कितनी आपने जॉब छोड़ा, लेक्चरर की जॉब, आकाश इंस्टीट्यूट की जॉब, ये नहीं कर रहा है। इफ यू डोंट लाइक इट डोंट डू इट, बट आई विल डू समथिंग व्हाट आई लाइक इट।
एंड ऑलवेज आप अगर अपने दोस्तों से, अपने सराउंडिंग से सबसे हेल्प लेने के लिए, मोटिवेशन लेने के लिए रेडी हो। जैसे कितना इम्प्रूवमेंट आपको कॉलेज के दोस्तों से मिला, या टीचर कितनी इनक्रेडिबल टीचर है जो आपको कितना अच्छा सपोर्ट किया, इनकरेज किया एंड कम्प्लीटली चेंज द फ्यूचर, वहां से सीखने लायक है। एंड आज मैं काफी जान के मुझे भी अच्छा लग रहा है अबाउट यू, एंड फील प्राउड टू हैव यू एज माय क्लोज फ्रेंड। थैंक्स संतोष। मैं एक चीज आपके जितने भी व्यूअर्स हैं उनको बता दूं कि संतोष के सारे ब्लॉग्स मैंने देखे हैं, और संतोष ने जितनी जानकारियां शेयर की हैं, और इन पर्टिकुलर जो उसने वीजा से रिलेटेड कहा है, या जो उसने ग्रीन कार्ड से रिलेटेड शेयर किया है अपनी जर्नी को, उस जर्नी को कहीं ना कहीं मैंने भी संतोष के साथ पैरेलली ट्रैवल किया है, और उसमें उसने काफी सपोर्ट मुझे किया, जिसमें कई बार चाहे वो J1 वेवर की बात हुई हो, चाहे वो वीजा एप्लीकेंट्स की बात हुई हो, मैंने हमेशा संतोष को ये देखा है कि उसने जो भी जानकारी दी है वो बहुत ही क्लियर विद रेफरेंस दी है। उसने आपके साथ बहुत ऑलमोस्ट बराबर ही ट्रेवल कर रहे हैं, सेम टाइम पे पीएचडी, सेम टाइम पे पोस्ट डॉक, ऑलमोस्ट सिमिलर टाइम पे इंडस्ट्री, 1 साल 6 महीने 1.5 साल ऐसे डिफरेंस रहा है। इट्स गुड। एंड सो चलिए आज का वीडियो समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आप लोग जरूर शेयर करें कि ये स्टोरी कैसी लगी, कमेंट करके बताएं। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगती है तो अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक पेज पे, सोशल मीडिया पे शेयर करें। होप ये स्टोरी किसी को इनकरेज कर सकती है, मोटिवेट कर सकती है, या कोई ऐसे सिचुएशन में है जो दीपक की तरह है, उसको एक रियल लाइफ एग्जांपल मिल सकता है, एंड ही कैन गेट अ मोटिवेशन फ्रॉम दिस वीडियो। सो थैंक यू एवरीवन, एंड प्लीज give a big thank you to Dr. Deepak Gurbani. Thanks to all your viewers, and thanks to you, Santosh. It's very kind of you.